Hello everyone, welcome back to your online class. How are you? I hope you are fit and fine at your home. Today topic is Federal System in American Constitution. ठीक है, अमेरिका में फेडरल सिस्टम क्या है, संघीय व्यवस्था। आज हम इस क्लास के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, फर्स्ट हम देखेंगे संघीय शासन क्या है। इसके बारे में एक राइटर हैं वियर, उन्होंने एक डेफिनेशन दी है। फर्स्ट हम उस डेफिनेशन को रीड करेंगे। अमेरिकी संविधान में कहीं पर भी संघीय या संघ शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। मीन्स जो अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कहीं भी संघीय या संघ वर्ड का यूज़ नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी इसे संघीय संविधान कहा जाता है। और वर्तमान समय में सभी व्यक्ति संयुक्त राज्य अमेरिका को संघीय शासन का एक आदर्श उदाहरण मानते हैं। ओके, इन इंग्लिश the words federation or federal occur nowhere in the American Constitution. Nonetheless, it has always been called the Federal Constitution, and nowadays everybody regards the Union State as an example of federal government. ठीक है, केसी वियर ने डेफिनेशन दी है। इसका मतलब ये है कि अमेरिका की कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी ये वर्ड गिवन नहीं है, फेडरल और फेडरेशन, संघीय या संघ। लेकिन फिर भी अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो उसका ये एक आइडियल एग्जाम्पल है। वहाँ पे संघीय व्यवस्था है और सबसे अच्छी तरीके से उसको अप्लाई किया गया है। ठीक है, अब हम समझेंगे संघीय व्यवस्था है क्या। फेडरल सिस्टम, संघीय शासन। ये जो संघ शब्द है ये इंग्लिश वर्ड फेडरेशन का ही सिनोनियम्स है। ये फोएटस नाम से मिलकर बना है। ठीक है, जिसका अर्थ होता है संधि या समझौता। तो इससे हम ये कह सकते हैं जो संघीय शासन होता है उसमें क्या होता है, जो राज्य होते हैं वो समझौते के साथ यूनिटी बनाते हैं। ठीक है, मतलब वो कोई ना कोई कॉम्प्रोमाइज़ कर जब संगठन बनाते हैं उसे ही संघीय शासन कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, केंद्र और जो राज्य है, जो केंद्र सरकार है और जो राज्य सरकार है उनके बीच में शक्तियों का विभाजन किया जाता है, बंटवारा किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग आप देख सकते हैं, वाई फेडरल सिस्टम इन दी यूएसए। अमेरिका में संघीय व्यवस्था क्यों, अमेरिका में ऐसा क्यों हुआ है। जैसे कि मैंने प्रीवियस क्लास में भी आपको बताया है, फिलाडेल्फिया में एक सम्मेलन हुआ था। ठीक है, वहाँ पे अमेरिका के संविधान का निर्माण हुआ था। लेकिन जब वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म नहीं हुआ था उससे पहले वहाँ पर 13 कॉलोनीज रहती थी, 13 उपनिवेश। ठीक है, उनके जो कानून थे वो डिफरेंट थे। ठीक है, तो मीन्स वो अपने अकॉर्डिंग रूल करते थे अपने लोगों के ऊपर। लेकिन फिर उन्होंने देखा जो ब्रिटिश सत्ता है वो हमारे लिए बहुत बुरे कानून ला रही है ना, तो उन सब ने यूनिटी में आकर इसका विद्रोह किया, मतलब इसके अगेंस्ट गए ये लोग, है ना। फिर इन्होंने सोचा कि हमारे साथ दोबारा ऐसी सिचुएशन ना आए, तो इसके लिए हमें एक कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म करना है जिससे जो अगर हम संघीय व्यवस्था ना अपनाएं, है ना, क्योंकि जब लॉन्ग टाइम तक आप एक ही ट्रेडिशन के साथ रह रहे हैं तो आप उससे अटैच्ड हो जाते हैं कि हमें इसी रूल को फॉलो करना है। तो कोई भी जो उपनिवेश थे, कॉलोनी थी, अपने कस्टम और अपने रूल को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। तो अमेरिका के पास सिर्फ एक यही सिचुएशन बची थी कि ये लोग संघीय व्यवस्था को अपनाएं, फेडरल सिस्टम को। ठीक है, इसके बारे में वंस एंड पेल्टासन, ये दो राइटर हैं, इन्होंने एक कोटेशन लिखी है कि सन 1787 में जब अमेरिका का संविधान फॉर्म हुआ था, अमेरिका के समक्ष संघीय व्यवस्था को अपनाने के अतिरिक्त दूसरा कोई व्यवहारिक विकल्प नहीं था। मीन्स उनके पास कोई प्रैक्टिकल ऑप्शन नहीं था कि वो संघीय व्यवस्था को छोड़कर किसी और मेथड को अडॉप्ट कर सके। ठीक है, एज यू नो अमेरिका का जो एरिया है वो भी काफ़ी ज़्यादा है और वहाँ की पॉपुलेशन भी ज़्यादा है ना। तो ऐसी सिचुएशन में वहाँ पे एकात्मक शासन चल पाना काफ़ी डिफ़िकल्ट था। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने संघात्मक शासन को अपनाया और ये वहाँ पर काफ़ी सक्सेसफुल भी हुआ। इसका प्रूफ आप ये देख सकते हैं, जिस समय अमेरिकन यूनियन बनी थी उस समय वहाँ पर 13 उपनिवेश थे, है ना, 13 कॉलोनीज थी। और अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो वहाँ पर 50 कॉलोनी है, 50 इकाइयाँ हैं। ठीक है, तो इट मीन्स वहाँ पर जो ये संघीय व्यवस्था अपनाई गई है वो फिट बैठी है। और फिर इसके बाद बहुत सारे राज्य जैसे कनाडा, स्विट्ज़रलैंड, मैक्सिको, ऑस्ट्रेलिया और हमारे भारत ने भी
फिर फेडरल सिस्टम को अपनाया, संघात्मक व्यवस्था को अपनाया है। इसमें बेसिकली होता क्या है, जो केंद्र सरकार है और जो राज्य सरकार है, इनमें पावर्स को डिवाइड कर दिया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, फेडरल एलिमेंट इन अमेरिकन सिस्टम, अमेरिकी व्यवस्था में संघीय तत्व। अब इसके जो फेडरल है यहाँ पर जो अमेरिका में, उसके तत्व क्या क्या हैं, एलिमेंट्स क्या क्या हैं, आज हम इसको देखेंगे। जैसे कि आपको पता है अमेरिका की कॉन्स्टिट्यूशन में तो कहीं भी गिवन ही नहीं है कि ये संघ है, फेडरेशन है, लेकिन हम प्रैक्टिकल में देखें तो वहाँ पर ये वाला सिस्टम है। तो अब इसको हम वन बाय वन स्टेप देखेंगे इसके। ड्यूअल एप्लीकेशन ऑफ द गवर्नमेंट पावर्स, प्रभुत्व शक्ति का दोहरा प्रयोग। डुअल एप्लीकेशन मीन्स दोहरा प्रयोग, मतलब दो लोग उसका प्रयोग कर रहे हैं, दो मेथड से उसका प्रयोग हो रहा है। अब वहाँ पर जो संप्रभुता है, सोवरेनिटी है, उसका कोई डिवाइडेशन नहीं हुआ है, उसका कोई विभाजन नहीं हुआ है ना। लेकिन जो वहाँ पे संघ है, मीन्स जो केंद्र सरकार है और जो राज्य सरकार है, वो अपनी पावर्स का यूज़ अलग अलग तरीके से करते हैं, है ना। अब दो लोग, दो तरीके हैं या दो साधन कहें हम, तो दो तरीके से वहाँ पे शक्तियों का प्रयोग किया जाता है। जैसे केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारों दोनों ही संविधान से मान्यता प्राप्त हैं और ये अपने अपने क्षेत्रों में कार्य करने के लिए फ्री हैं। ठीक है। जो यूनियन गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट है, इन्हें दोनों को ही कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से मान्यता प्राप्त है कि दोनों अपना काम खुद कर सकती हैं, है ना, और स्वतंत्र होकर ये लोग अपने अपने काम देखती हैं। तो इट मीन्स जो वहाँ पर जो शक्ति है, प्रभुत्व शक्ति, मतलब पावरफुल कौन है, तो दोनों ही हैं। चाहे हम केंद्र सरकार की बात करें चाहे राज्य सरकार की, दोनों एक दूसरे से फ्री होकर अपना वर्क अपने अकॉर्डिंग कर सकती है ना। नेक्स्ट वन इज डिवीज़न ऑफ पावर्स, शक्तियों का विभाजन। अब वहाँ पर शक्तियों का विभाजन भी किया गया है। ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हो जो वहाँ पर जो शक्तियों का विभाजन किया गया है, डिवीज़न ऑफ पावर, उसके अकॉर्डिंग ही हम इसको संघीय व्यवस्था कह सकते हैं। अब पावर का डिवाइडेशन होगा किसके बीच में, यूनियन पावर, यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है। तो वहाँ पे केंद्रीय सरकार और जो इकाइयाँ हैं, मीन्स जो राज्य की सरकार है, उनके बीच में डिवीज़न ऑफ पावर्स किया गया है, मीन्स शक्ति का विभाजन कर दिया गया है। अगर हम अमेरिका के संविधान का अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 1 देखें, अनुच्छेद 1, उसकी 8वीं 8th एंड 10th उपधाराओं में इनके डिवाइडेशन का दे रखा है कि केंद्र सरकार के पास क्या शक्तियाँ रहेंगी और राज्य सरकार के पास कौन सी शक्ति रहेगी। ठीक है। शक्ति विभाजन के संबंध में अमेरिकी संविधान के अंतर्गत गणना व अवशेष के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ एनमरेशन एंड रेजिडियम को अपनाया गया है। मीन्स किस तरह से पावर डिवाइडेशन होगा, ये किस पर डिपेंड करेगा, वहाँ पर गणना व अवशेष के सिद्धांत पर। ठीक है। जिसमें केंद्र और जो राज्य की सरकारें हैं, इन दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष की शक्तियों की गणना करके उन्हें निश्चित कर दिया जाता है, और अवशेष मतलब जो बची हुई हैं सभी शक्तियाँ दूसरे पक्ष को दे दी जाती हैं। ओके। जैसे कि केंद्र सरकार की हमें देखनी है तो हम उसकी शक्तियों की गणना करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, है ना, और जो कुछ बच जाएंगी वो सब राज्य सरकार को दे देंगे, है ना। सेम इसी तरह राज्य सरकार की भी गणना कर सकते हैं और फिर बाकी बची हुई शक्तियाँ केंद्र सरकार के पास ऑटोमेटिकली हो जाती हैं। ठीक है। तो वहाँ पर गणना व अवशेष का सिद्धांत चलता है, मीन्स पहले कैलकुलेशन होगी और जो बची हैं वो दूसरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को प्रोवाइड करा दी जाएंगी। ठीक है। यही आपका प्रिंसिपल ऑफ एनुमरेशन एंड रेसिडुअम। ठीक है। इस संबंध में स्थिति स्पष्ट करते हुए संविधान के जो 10th अमेंडमेंट हुआ था, उसमें कहा गया था कि वे शक्तियाँ जो कि संविधान द्वारा संयुक्त राज्य की सरकार को नहीं दी गई हैं और ना ही राज्यों को मना की गई हैं, वे राज्यों के लिए या जनता के लिए सुरक्षित हैं। मीन्स जिन पावर्स पर ना तो यूनियन गवर्नमेंट का राइट है और ना ही स्टेट गवर्नमेंट का राइट है, वो पावर्स किसके पास होंगी, वो जनता के पास होंगी, वहाँ की पीपल के पास होंगी। ठीक है। वो लोग फिर उस बारे में अपने डिसीजन ले सकते हैं। अब जो ये शक्ति विभाजन में अपनाए गए इस ढंग के आधार पर कहा जा सकता है कि जो वहाँ की सेंट्रल गवर्नमेंट है उसकी शक्तियाँ प्रदत्त हैं और राज्य व जनता की शक्तियाँ मौलिक हैं। ठीक है। लेकिन संविधान का आगे चलकर जिस डायरेक्शन में डेवलपमेंट हुआ है
उसमें मौलिक और प्रधान शक्तियों की इस अंतर का कोई महत्व नहीं रहा है। मीन्स अगर हम मौलिकता की बात करें और एक्चुअल की बात करें तो उसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं वहाँ पर जो डिवीज़न ऑफ पावर्स किया गया है, शक्तियों का विभाजन, और जो प्रभुत्व शक्ति है मीन्स जो सबसे शक्तिशाली है, अगर हम इसकी बात करें तो दोनों का ही डबल यूज़ होता है, ठीक है। जैसे आपको पता है केंद्र सरकार तो कहीं पर भी एक ही होती है ना। जैसे अगर हम इंडिया की ही बात करें तो इंडिया में केंद्र सरकार एक है जहाँ का हेड प्रधानमंत्री है ना। लेकिन अमेरिका में कैसी गवर्नमेंट है, प्रेसिडेंटियल, तो वहाँ का हेड कौन होता है, प्रेसिडेंट होता है। तो पूरे देश का सिर्फ एक ही प्रेसिडेंट होता है, एक ही राष्ट्रपति होता है, और जो केंद्र सरकार की शक्ति है वो वहाँ पर शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत अपनाया गया, तो वहाँ पर कार्यपालिका, न्यायपालिका और राष्ट्रपति, है ना, तो तीनों को डिवाइड करके दी गई है। लेकिन वहाँ पर जो राष्ट्रपति है वो एक ही है, तो मीन्स यूनियन गवर्नमेंट जो है वो एक ही है, ठीक है। और अगर हम स्टेट लेवल पर देखें तो वहाँ की गवर्नमेंट अलग अलग है ना, क्योंकि एक देश में जो यूनियन गवर्नमेंट है वो तो एक होती है और जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो काफ़ी होती है। जैसे इंडिया में 28 स्टेट हैं, है ना, तो 28 स्टेट गवर्नमेंट होंगी, है ना। और अगर हम सेंट्रल लेवल की बात करें तो सिर्फ एक ही है ना, यूनियन गवर्नमेंट एक ही है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि वहाँ पर जो प्रभुत्व शक्ति है उसका दोहरा प्रयोग हुआ है, डुअल एप्लीकेशन, ठीक है। और डिवीज़न ऑफ पावर, इसके थ्रू ये प्रूव हो चुका है कि जो अमेरिका में सिस्टम है वो फेडरल सिस्टम है। और इसकी एक विशेषता ये भी है कि वहाँ पर जितने भी स्टेट हैं, ठीक है, वो जब चाहे अमेरिका के यूनियन से सेपरेट हो सकते हैं। अगर उन्हें लग रहा है कि जो अमेरिका का रूल है वो अच्छा नहीं है ना, या फिर हमारे फेवर में नहीं है, तो वो उससे सेपरेट होके अपने एक अलग फ्री हो सकते हैं। लेकिन इंडिया में भी यूनियन संघ को अपनाया गया है, लेकिन यहाँ पर जो उसकी वैल्यू है वो अलग है। हमारे देश में क्या है कि कोई भी राज्य केंद्र सरकार से सेपरेट नहीं हो सकता, ठीक है। अब इसके बारे में और डिटेल में, जैसे जो अमेरिका की केंद्र सरकार है इसके पास क्या क्या शक्तियाँ हैं, तो ये सब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।